हमें सिटीज़ के बारे में, जैसा कि ये छोटा हेडिंग आप देख सकते हैं, सिटीज़ इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो देखिए शहर दुनिया में जो आज मॉडर्न सिटीज़ हैं वो किस तरीके से डेवलप हुए, वहाँ पर लोग किस तरीके से आकर बसने लगे, और आज जिस तरीके के शहर हम देखते हैं उस फॉर्म में शहर कैसे आए, इन चीज़ों को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम टॉपिक नंबर 1 से करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इसे हम पढ़ लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमें सिंपली ये समझना है कि लोग जो थे वो उस आज के 100 साल पहले शहरों के बारे में क्या सोचते थे, इस चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो देखिए 1880 की यहाँ पर हम बात करते रहे हैं। 1880 में एक राइटर थे दुर्गाचरण रे, उन्होंने एक नोवेल लिखा जिसका नाम था देवनार मारतीय आगमन। तो ये बंगाली नोवेल था शायद, मैं शायद श्योर नहीं हूँ, और जिसका मतलब होता है द गॉड्स विजिट अर्थ, यानी कि जो भगवान है वो धरती पर आ रहे हैं, जिसमें कि जो ब्रह्मा भगवान हैं जिन्होंने इस पूरी दुनिया का निर्माण किया है, वो एक ट्रेन के ज़रिए कलकत्ता पहुंचते हैं कुछ दूसरे भगवानों के साथ, और इस पूरी यात्रा में जो वरुण भगवान हैं जो कि रेन गॉड हैं, वो उन्हें पूरे शहर घुमाते हैं, कलकत्ता शहर जो कि ब्रिटिश इंडिया की राजधानी है। और जो भगवान है वो इस पूरे शहर को देखकर, कलकत्ता शहर को देखकर, और इस शहर में जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को देखकर बिल्कुल चकाचौंध हो जाते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और इस शहर में वो जो चीज़ें देखते हैं वो हैं, ट्रेन देखते हैं, लार्ज शिप्स देखते हैं जो कि गंगा नदी में चल रही हैं, फैक्ट्रीज़ देखते हैं जो कि धुआं निकाल रही है, इसके अलावा ब्रिजेस देखते हैं, मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे दुकानें देखते हैं जो कि अलग अलग तरह के कमोडिटीज़ को बेच रहे हैं। और जो भगवान है वो इन चीज़ों को देखकर इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं इस पूरे शहर को देखकर, कि वो अपने हेवन में यानी स्वर्ग में म्यूज़ियम और हाई कोर्ट बनाने का डिसीज़न लेते हैं। और इसके बाद तो देखिए जो कलकत्ता शहर है, अगर हम कलकत्ता शहर की बात कर रहे हैं तो कलकत्ता शहर 19वीं सेंचुरी में एक बहुत ही अच्छा शहर माना जाता था, जहाँ पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे, ट्रेड के लिए भी, कॉमर्स के लिए, एजुकेशन के लिए, चाहे जॉब्स के लिए। लेकिन जो गॉड्स थे वो जब इस शहर में आए तो उन्होंने अच्छी चीज़ें तो देखी, इसके अलावा कुछ उन्हें ख़राब चीज़ें भी देखने को मिली, और इन चीज़ों को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी बड़ी संख्या में चीट्स भी रहते थे, चोर भी रहते थे, थीव्स रहते थे, वहाँ पर बहुत लोग पॉवर्टी की कंडीशन में थे, और इसके अलावा हाउसिंग की जो स्थिति थी वो बहुत ही ख़राब थी। और इसके अलावा जो ब्रह्मा भगवान थे वो खुद एक व्यक्ति द्वारा बेवकूफ़ बना दिए गए, उन्हें टिक कर लिया गया जब वो एक ग्लास खरीद रहे थे, पेयर ऑफ ग्लासेस खरीद रहे थे, और इसके अलावा जब वो पेयर ऑफ शूज़ खरीद रहे थे तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए जब शॉपकीपर्स जो थे वो एक दूसरे को एक्यूज़ कर रहे थे, एक दूसरे को कह रहे थे कि वो चोर है, वो चोर है। सभी शॉपकीपर्स एक दूसरे को इस तरीके से कह रहे थे। और जो गॉड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए जब उन्होंने कास्ट और रिलीजियस और जेंडर आइडेंटिटीज़ में जो डिस्क्रिमिनेशन देखा, उससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। और इसके अलावा जितने भी सोशल डिस्टिंक्शंस थे जो कि पहले नेचुरल लगते थे वो अब एक तरीके से ख़त्म हो रहे थे। तो इस चीज़ को देखकर भगवान जो थे वो अब काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो देखिए ये जो स्टोरी आपने पढ़ी, तो इस स्टोरी को देखकर आपको क्या समझ में आया? तो देखिए ये जो स्टोरी है ये ऐसा नहीं है कि रियलिटी में भगवान उतरे होंगे और भगवान ने ये सभी चीज़ें की होंगी, नहीं। तो ये जो स्टोरी है वो राइटर के सोच को दिखाती है कि जो राइटर हैं दुर्गाचरण रे वो काफ़ी ज़्यादा शहर को देखकर खुश भी हुए, काफ़ी ज़्यादा अमेज भी हुए पूरे कलकत्ता शहर को देखकर, लेकिन वो बुरी चीज़ों को देखकर काफ़ी दुखी भी हुए। और इन्हीं की तरह जो दूसरे इंडियंस थे वो उस समय के शहरों को देखकर काफ़ी अमेज भी हो जाते थे और काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाते थे, यानी काफ़ी चकाचौंध भी उन्हें लगता था और काफ़ी उन्हें बुरा स्थिति भी लगता था, क्योंकि जो शहर थे वो हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग इमेज दिखाते थे, विरोधाभासी तस्वीरें दिखाते थे। एक तरफ तो काफ़ी अमीरी थी, दूसरी तरफ काफ़ी गरीबी थी, एक तरफ काफ़ी साफ़ सुथरा और आलीशान महल और बंगले हुआ करते थे, दूसरी तरफ काफ़ी गंदगी हुआ करती थी। एक तरफ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ थे तो दूसरी तरफ लोगों के लिए डिसअपॉइंटमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो क्या जो सिटीज़ हैं, जो शहर हैं, जैसा ऊपर डिस्क्राइब किया गया हमेशा वैसा ही हुआ करते थे। और अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें तो अर्बनाइजेशन का बहुत ही पुराना इतिहास है। ये इतिहास आज के 2000-3000 साल पहले तक चला जाता है, जब मोहनजोदाड़ो था, हड़प्पा था, उस समय तक। लेकिन जो मॉडर्न सिटीज़ हैं जहाँ पर आज हम रहते हैं, चाहे आप मुंबई की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, या फिर आप न्यूयॉर्क या फिर किसी और शहर की बात कर लें, तो इनका जो डेवलपमेंट है वो पिछले 200 साल में ही शुरू हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसके पहले यहाँ पर कुछ
शहर हुआ करते थे, नहीं। तो देखिए आखिर शहर डेवलप हुआ कैसे, आखिर इतना जल्दी इतने बड़े बड़े शहर डेवलप कैसे हुए। तो देखिए 3 जो हिस्टोरिक प्रोसेस हैं जिन्होंने एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है शहरों के डेवलपमेंट में, वो है पहला राइज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, यानी कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के राइज होने की वजह से शहर डेवलप हुए। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनियल रूल ओवर लार्ज पार्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी बड़े दुनिया के बड़े हिस्से पर कॉलोनियल रूल डेवलपमेंट हुआ। और इसके साथ लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स। तो देखिए ये जो 3 चीज़ें हैं इन्होंने एक कैटलिस्ट के रूप में काम किया और इसके वजह से जो शहर थे वो काफ़ी तेज़ गति में काफ़ी जल्दी जल्दी डेवलप हुए और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आकर रहने लगे। तो देखिए इस चैप्टर में हमें पढ़ना है इसी अर्बनाइजेशन का प्रोसेस, कि आखिर अर्बनाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से हुआ, क्या क्या हुआ। और इसमें हम एक तरीके से एक्सप्लोर करेंगे कि जो आज के मॉडर्न सिटी हैं वो किस तरीके से इमर्ज हुए और शहरों में आखिर क्या हुआ करते थे और आज क्या होते हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। हम चैप्टर में पहला टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 1, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिटी, यानी शहरों के क्या खास बात है, शहरों के क्या गुण हैं। और एक तरीके से अगर हम शुरुआत करें तो आखिर हम शहरों को किस तरीके से छोटे टाउन से और विलेजेस से अलग करेंगे। तो देखिए जो टाउन्स और सिटीज़ हैं वो शुरुआत में रिवर वैलीज़ के बगल में आया करते थे, जैसे उर, निपुर, मोहनजोदाड़ो। तो ये जो थे ये बहुत बड़ी स्केल पर थे दूसरे ह्यूमन सेटलमेंट्स के अपने समय में। और जो एंशियंट सिटीज़ थे वो तभी डेवलप होने पाए जब जो फूड सप्लाई जो है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई। और इस बढ़ोतरी ने ये पॉसिबल बनाया कि जो लोग फूड प्रोड्यूसर्स नहीं हैं उनको भी एक तरीके से फूड ग्रेन्स मिलने पाए। और जो सिटीज़ हैं वो एक तरीके से हमेशा से सेंटर रहे पॉलिटिकल पावर का, एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क का, ट्रेड का और इंडस्ट्री का, और इसके अलावा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का भी, और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी और बहुत सारे सोशल ग्रुप्स को भी इन्होंने सपोर्ट किया, जैसे कि आर्टिशंस, मर्चेंट्स और प्रीस्ट। तो अगर आप गाँव को देखें तो गाँव इन चीज़ों को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। और ये लोग जो हैं आर्टिसंस हो गए, मर्चेंट्स हो गए, ये सभी लोग मेनली आपको शहरों में ही मिल जाएंगे। और जो सिटीज़ हैं वो खुद हमेशा से ही हो सकते हैं कि वो बहुत बड़े साइज़ में हो और उनके अंदर काफ़ी कम्प्लेक्सिटी हो। और जो शहर हैं वो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड हो सकते हैं, जैसा कि आज के मॉडर्न मेट्रोपॉलिसेस होते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई को देख लें, काफ़ी डेंस इलाके हैं। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी एक पॉलिटिकल क्या कहते हैं सेंटर भी ये हो सकता है, इकोनॉमिक फंक्शन भी यहाँ पर काफ़ी सारे हो सकते हैं पूरे इंटायर रीजन के लिए। और ये बहुत बड़े पॉपुलेशन को सपोर्ट भी करते हैं। और ये छोटे अर्बन सेंटर्स भी हो सकते हैं जहाँ पर काफ़ी लिमिटेड फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आप अपने आसपास के कोई छोटे शहर का भी नाम ले सकते हैं। तो देखिए ये जो चैप्टर है ये चैप्टर डिस्कस करेगा अर्बनाइजेशन की हिस्ट्री को मॉडर्न वर्ल्ड में। और हम देखेंगे कुछ डिटेल में कुछ 2 मॉडर्न सिटीज़ के एग्जाम्पल को किस तरीके से वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट हुआ। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे लंदन के बारे में, जो आज दुनिया का लार्जेस्ट सिटी है और जो एक इंपीरियल सेंटर हुआ करता था 19th सेंचुरी में। और दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे बॉम्बे का, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडर्न सिटी है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। तो देखिए इसके बाद हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 1.1। टॉपिक नंबर 1.1 में हमें पढ़ना है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द राइज ऑफ मॉडर्न सिटी इन इंग्लैंड। तो देखिए हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं क्या, इंग्लैंड के साथ। तो देखिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसने एक तरीके से अर्बनाइजेशन का फॉर्म ही चेंज कर दिया मॉडर्न पीरियड में, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मॉडर्न वर्ल्ड में। और अगर आप एक तरीके से बात करें 1850s की, तो 1850s तक भी बहुत सारे समय बाद जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया था, उसके काफ़ी समय बाद भी जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ थे वो उसमें ज़्यादातर इलाके जो थे वो रूरल ही थे। और जो शुरुआती दौर में इंडस्ट्रियल सिटीज़ थे ब्रिटेन के, जैसे कि लीड्स और मैनचेस्टर जो थे, उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट किया था अपने पास। और वो लोग कहाँ काम करते थे, वो लोग टेक्सटाइल मिल्स में काम करते थे, जो कि 18th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुए थे। और अगर 1851 की बात करें तो 1851 में करीब 3/4 लोग जो थे एडल्ट जो कि मैनचेस्टर में रहते थे वो रूरल एरियाज से माइग्रेंट्स के तौर पर आए थे। और अब हम आगे बढ़ते हैं और लंदन की बात करते हैं। अगर हम लंदन की बात करें तो 1750 तक 9 में से
एक व्यक्ति जो इंग्लैंड का था और वेल्स का था वो लंदन में रहा करता था। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर था जहाँ पर करीब 6,75,000 लोग रहा करते थे उस समय में। और 19वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें तो लंदन जो है वो लगातार एक्सपेंड होता रहा और इसका जो पॉपुलेशन था वो करीब 4 गुना बढ़ गया 70 सालों में, 1810 और 1880 के बीच में, जिसमें 1810 में करीब 10 लाख लोग वहाँ रहा करते थे और 1880 में करीब 40 लोग वहाँ रहने लगे, 40 लाख लोग वहाँ रहने लगे। तो देखिए, तो जो सिटी था लंदन वो एक पावरफुल मैग्नेट के रूप में काम कर रहा था माइग्रेट पॉपुलेशन के लिए, इसके बावजूद कि वहाँ पर कोई भी बड़ी फैक्ट्री नहीं थी। और जो 19वीं सेंचुरी का जो लंदन था उसमें हिस्टोरियन जो हैं गैरेथ स्टेडमैन जोन्स, उनका कहना है कि ये जो सिटी था ये क्लर्क्स और शॉपकीपर्स की सिटी थी और इसके अलावा यहाँ पर स्मॉल मास्टर्स और स्किल्ड आर्टिसंस रहा करते थे। और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी संख्या में लोग ग्रो कर रहे थे सेमी स्किल्ड और स्वेटेड आउट वर्कर्स का। इसके अलावा यहाँ पर सोल्जर्स, सर्वेंट्स, कैजुअल लेबरर्स, स्ट्रीट सेलर्स, बेकर्स भी आपको मिल जाएंगे। और अगर हम लंदन डॉकयार्ड को छोड़ दें तो उसके अलावा 5 मेन तरह के इंडस्ट्रीज थे जहां पर बड़ी संख्या में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था। वो था क्लॉथिंग, फुटवेयर, वुड एंड फर्नीचर, मेटल्स एंड इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड प्रिसीजन प्रोडक्ट्स सच एज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, वॉचेज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीशियस मेटल। तो ये सभी चीज़ें जो थी यहाँ पर लोगों को काम करने के लिए जॉब्स मिलते थे। और अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान लंदन में मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हुई, जब वहाँ पर मोटर कार्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स बनने लगे और इसके साथ ही बहुत बड़ी संख्या में फैक्ट्रीज वहाँ पर बैठने लगी और इसके साथ वहाँ पर बहुत सारे जॉब्स भी क्रिएट हुए। जब वो एक तरीके से 1/3 पूरे जॉब्स का एक तरीके से 1/3 जॉब्स प्रोवाइड कराने लगे, ये जो थे क्या कहते हैं फैक्ट्रीज जो सेटअप हुए नए। इसके बाद अब हम देखते हैं टॉपिक नंबर 1.2। टॉपिक नंबर 1.2 है मार्जिनल ग्रुप्स। तो देखिए जैसे जैसे लंदन ग्रू हुआ उसके साथ ही यहाँ पर काफ़ी सारे क्राइम्स फ्लरिश हुए और हमें यह पता चलता है कि करीब 20,000 क्रिमिनल जो थे वो लंदन में रहा करते थे 1870 के आसपास में। और हम ये जानते हैं कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी उस समय में वो काफ़ी बड़ी चीज़ थी। ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आज भी आपके शहर में जो क्राइम होता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, उस समय भी बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। और जैसे ही क्राइम जो थे वो बहुत बढ़ने लगा तो उसके साथ ही ये क्राइम जो था वो काफ़ी एक कंसर्न की चीज़ बन गई, लोग काफ़ी उससे परेशान होने लगे। और जो पुलिस थे वो काफ़ी ज़्यादा इससे वरीड रहते थे कि इससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। इसके साथ ही जो फिलैंथ्रोपिस्ट थे यानी कि जो लोग सोसाइटी के बारे में सोचते थे वो काफ़ी परेशान थी कि इससे जो पब्लिक मोरालिटी है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। और इसके साथ ही इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो चाहते थे कि उनके पास हार्ड वर्किंग और ऑर्डरली लेबर फोर्स रहे। इसका मतलब कि लेबर फोर्स कोई गलत काम ना करे या फिर उनके ऑर्डर को ठुकराए नहीं और उनके सारे ऑर्डर्स को माने। तो इस वजह से जो पॉपुलेशन जो क्रिमिनल्स था उनको काउंट किया गया और उनकी एक्टिविटी को वॉच किया गया और उनका जो लाइफ है वो किस तरीके से वो अपना लाइफ जीते हैं इसको भी इन्वेस्टिगेट किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और मिड 19वीं सेंचुरी में हेनरी मेहेव उन्होंने काफ़ी सारे वॉल्यूम्स लिखे लंदन लेबर के ऊपर और उन्हें कंपाइल किया काफ़ी लंबे लिस्ट उन लोगों के ऊपर जो क्राइम के ज़रिए अपना जीवनी चलाते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग वैसे क्रिमिनल्स थे जो कि काफ़ी पुअर लोग थे, जो कि अपना जीवन चलाते थे क्या कहते हैं चीज़ों को चुरा कर, जैसे कि फूड चुरा लिया शॉप से, कोल का लम चुरा लिया, इसके अलावा क्लोथ्स चुरा लिया। तो और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो बुरे कामों में एक तरीके से बहुत ही स्किल्ड थे और एक्सपर्ट थे, जैसे कि चीट हो गए, टिक्स्टर्स हो गए, पिक पॉकेट्स हो गए यानी जो भीड़ भाड़ में चोरी करते हैं, थीव्स हो गए जो कि स्ट्रीट्स पर चोरी करते, इस तरीके के बहुत सारे। और इसके अलावा बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए पॉपुलेशन को डिसिप्लिन करने के लिए और इसके लिए जो अथॉरिटीज़ थे उन्होंने काफ़ी बड़ी पेनाल्टीज़ लगाना शुरू कर दिया क्राइम के लिए और उन लोगों को वर्क ऑफर करने लगे जो कि एक तरीके से डिजर्विंग पुअर, जिन्हें कंसिडर किया जाता था कि हाँ इनको काम मिलना चाहिए, इनको काम से बाहर नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही जो फैक्ट्रीज बैठी उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में वुमेन को भी लेट 18th और अर्ली 19वीं सेंचुरी में जॉब प्रोवाइड किया। और जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होने लगे तो जो वुमेन के पास जॉब थे वो धीरे धीरे उनके जॉब्स छूटने लगे, इंडस्ट्रियल जॉब छूटने लगे और उन्हें एक तरीके से फोर्स होना पड़ा अपने घर में ही काम करने के लिए। और जब 1861 सेंसस हुआ उसने करीब 250,000 यानी कि करीब 2.5 लाख या कुछ ऐसे ही
जो महिलाएं थी वो डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में काम करती थी लंदन में, और जिसमें से बहुत बड़ी मेजर ज़्यादातर जो वर्कर्स थे वो वोमेन थे। और और उनमें से बहुत सारे लोग जो थे वो रिसेंट माइग्रेंट के रूप में शहर में आए थे, और बहुत बड़ी संख्या में जो वोमेन थी वो अपने घर को यूज़ करती थी, फैमिली इनकम बढ़ाने के लिए, और उसके लिए वो लोगों को किराए पर अपने घर में रखती थी। और वो इसके अलावा दूसरे काम भी करती थी, जैसे टेलरिंग का काम हो गया, वॉशिंग का काम हो गया, इसके अलावा मैच बॉक्स मेकिंग का काम हो गया। तो देखिए, तो इसके पहले हमने एक चेंज देखा कि जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ तो वुमेंस के जो जॉब थे वो काफ़ी छीन गए, लेकिन जब एक नया दौर आया, 20th सेंचुरी आया, तो उस समय महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा वार टाइम इंडस्ट्रीज़ में और ऑफिसेज में। और इसके साथ ही वो डोमेस्टिक सर्विस से बाहर खुद को उन्होंने कर लिया, या फिर हम कह सकते हैं सिचुएशन ने उन्हें डोमेस्टिक सर्विस से बाहर कर दिया। और बहुत बड़ी संख्या में इसके साथ ही जो चिल्ड्रंस थे उन्हें लो पेड वर्क में ढकेल दिया गया, और ऐसा जनरली उनके पेरेंट्स द्वारा ही किया जाता था। और एक व्यक्ति थे एंड्रयू मेंस, जो एक क्लर्गीमैन थे, उन्होंने लिखा द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन, 1880 में एक किताब शायद उन्होंने लिखा, और उन्होंने ये दिखाया कि क्यों क्राइम जो था वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल था लेबरिंग के लिए, जहाँ पर अंडर फेड प्रैक्टिस से। तो देखिए, एक चाइल्ड जो 7 साल का है वो आसानी से 10 शिलिंग 6 पेनीज एक वीक में कमा सकता है थीव से। और इसके अलावा, और अगर हम बात करें तो वो एक तरीके से गेन कर सकता है जितना कि एक यंग थीव गेन करता है। और वो करीब 56 बॉक्स मिक्स बॉक्सेस एक वीक में उसे बनाने होंगे, या फिर 1296 एक दिन में बनाने होंगे। और ये सभी चीज़ें एक तरीके से कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन पास होने के बाद 1870 में, तो जो फैक्ट्रीज थे उन्होंने, इसके अलावा जो फैक्ट्री एक्ट पास हुआ 1902 में, तो इसके बाद ही चिल्ड्रंस को इंडस्ट्रियल वर्क से बाहर रखा जाने लगा और उनके लिए एजुकेशन एक तरीके से कंपलसरी कर दिया गया। तो देखिए, इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 1.3 नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक